नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के बारे में सही कथनों का चयन करें। तो याद रखिएगा, ये जो जल जीवन मिशन है वो बेसिकली एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसका लक्ष्य क्या है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, पेयजल की उपलब्धता से जुड़ा हुआ एक मिशन है जिसका नाम क्या है, जल जीवन मिशन। ठीक, तो पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। बिल्कुल सही। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही एक योजना है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि वर्ष 2024 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में एक नल कनेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक, और राज्य सरकार ने इसके लिए समय सीमा कब तक रखी है, वर्ष 2023 तक। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने यह कहा है कि हम केंद्र से पहले ही इस योजना को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक, अगला पॉइंट वही बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के लिए, ये प्रदेश है, ठीक है, प्रदेश के लिए समय सीमा वर्ष 2023 रखी गई है। बिल्कुल सही है ये कथन भी। ठीक, तो याद रखिएगा एक केंद्र प्रवर्तित योजना है और 2024 तक सभी घरों में नल कनेक्शन लगाने का एक लक्ष्य लेकर चल रही है जल जीवन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने यह कहा है कि वर्ष 2023 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। ये पिछले प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छू लो आसमान कार्यक्रम कब से संचालित की जा रही है। द छू लो आसमान प्रोग्राम इज कंडक्टेड फ्रॉम, आपके पास ऑप्शन में है वर्ष 2010 से, 2011 से, 2012 से या 2013 से। तो याद रखिएगा ये जो छू लो आसमान कार्यक्रम है बेसिकली दंतेवाड़ा में संचालित की जा रही एक योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिन्होंने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है और डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं तो उनको मुफ्त में क्या दिया जाता है, कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो योजना है वो 12वीं पास बच्चों के कोचिंग से जुड़ा हुआ एक योजना है। ठीक, और ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 2011 में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल कितना है। एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन छत्तीसगढ़ इज। ठीक, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में बागवानी फसलों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं चली है बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए। बहुत सारे प्रसंस्करण केंद्र चलाए गए हैं, जैसा कि आपका चाय प्रसंस्करण केंद्र आपने सुना होगा, काजू प्रसंस्करण केंद्र हो गया। ठीक, तो बेसिकली बागवानी फसलों को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि बागवानी फसलों का अभी राज्य में क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा हाल ही में ये डेटा आया है, जो कृषि आयुक्त है हमारी एम गीता जी, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो बागवानी फसल है उसका क्षेत्रफल कितना है, 8,61,663 हेक्टेयर। ठीक, अब बात करते हैं यदि क्षेत्रफल, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बागवानी फसलों के क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है भारत में। ठीक, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है, 13वां है। ठीक, वहीं अगर बागवानी फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में क्रम पूछें तो छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है, 12वां। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है, 13वां, और उत्पादन के आधार पर 12वां। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम कब से लागू की गई है। When was the Chhattisgarh Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act enacted। ठीक, कब आया है ये एक्ट, आपको ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये एक्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि इंदिरा वन मितान योजना जो है वो प्रारंभ की गई है और उसके अंतर्गत वन अधिकार पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। वन अधिकार पत्रों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और जो बस्तर क्षेत्र के या जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो उसी सिलसिले में ये एक्ट आया था और ये एक्ट कब आया था, बेसिकली प्रश्न में आपको ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये एक्ट आया था वर्ष 2006 में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ठीक, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक रक्षा श्रेणी का पहला उद्योग जो है
वो लगाया गया है और ये कहां स्थापित किया गया है? दुर्ग जिले के बीरेभाट नाम के गांव में। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला बिंदु वही है, बोल रहा है कि यह दुर्ग जिले के बीरेभाट में स्थापित की जाएगी, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि मेसर्स एट मास्टको लिमिटेड को इसकी स्थापना हेतु अनुबंधित किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस रक्षा श्रेणी के उद्योग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाएगी? मेसर्स एट मास्टको लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। ठीक, मेसर्स एट मास्टको लिमिटेड जो है वो 87.50 करोड़ की राशि निवेशित करेगी, बिल्कुल सही है। ठीक, जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत ये जो कंपनी है, ठीक है, निजी क्षेत्र की कंपनी है, बेसिकली दुर्ग की ही कंपनी है। ठीक, ये 87.50 करोड़ की राशि क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी इस रक्षा श्रेणी के पहले उद्योग में। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, देखिए ये पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि रक्षा श्रेणी का जो उद्योग है वो लगाया जा रहा है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जगह जो है, ठीक है, बीरेभाट, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। कौन से जिले में है? दुर्ग जिले में स्थित है। ये पिछले प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जशपुर के नवनिर्मित संग्रहालय में आदिवासी संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को रखा गया है। इस संग्रहालय में रखी वस्तुओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत संरक्षित करके रखी जा रही है। ठीक, तो इसमें सबसे पहली चीज तो यही याद रखना कि हाल ही में एक संग्रहालय बनाया गया है, कहां पर? जशपुर में। ठीक है, किससे संबंधित है वो? आदिवासी संस्कृति से संबंधित है। ठीक, तो चलिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि संग्रहालय में लघु पाषाण उपकरण, नवपाषाण उपकरण, ऐतिहासिक उपकरणों को रखा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में बहुत अलग अलग जगहों पर पाषाण काल के उपकरण और अन्य उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, ऐतिहासिक उपकरण, उनको इसमें संरक्षित करके रखा गया है। ठीक, अगला बोल रहा है 1835 से 1940 के भारतीय सिक्कों को भी संग्रहित किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1835 से लेकर के 1940 यानी कि ब्रिटिश काल के जो सिक्के हैं उसको भी संग्रहित करके यहां पर रखा गया है। ठीक, अगला बोल रहा है कि संग्रहालय में मृदभांड, कोरवा जनजाति के ढेकी, आभूषण, तीर धनुष, चेरी, तवा आदि को भी रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत बहुत सारी जनजातियां हैं जिसके सामानों को, जिसके आभूषणों को, जिनके बर्तनों को यहां पर संभाल कर रखा गया है। ठीक, अगला क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के श्रृंगार के समान चंदवा माला, ठोसा माला, करंज फूल, हसली, बहुटा, पैरी, बेराहात आदि को भी संरक्षित किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संग्रहालय में अनुसूचित जनजातियों के आभूषणों को भी संरक्षित करके रखा गया है। ठीक, अगला है जशपुर में पाए गए शैल चित्र के फोटोग्राफ्स भी प्रदर्शित किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक, जशपुर में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे सन्ना वाला क्षेत्र है, वहां पर आपका जो शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, वो शैल चित्र जो है वो आदिम काल के हैं, पाषाण काल के हैं। उन शैल चित्रों के फोटोग्राफ्स भी यहां पर लगाए गए हैं। ठीक है, बेसिकली इस संग्रहालय को, इस म्यूजियम को बनाने का लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन संस्कृति और छत्तीसगढ़ की जो जनजातीय संस्कृति है उससे पर्यटकों को अवगत कराना, उससे रूबरू कराना। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। ये पिछले प्रश्न का आपको इंग्लिश वर्जन दिया जा रहा है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने पहला निर्यात तैयारी सूचकांक EPI एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2020 जारी किया है। इस सूचकांक के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। ठीक, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में पहला निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसको प्रकाशित किया गया है, नीति आयोग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कई बार सीधे सीधे पूछता है कि निर्यात तैयारी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग इसको जारी करती है और पहली बार ही इसका प्रकाशन किया गया है। ठीक, तो इसके बारे में आपको सही कथनों का चयन करना है। ठीक, तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब बताते कि ये जो 4 श्रेणी कौन कौन सी थी। ठीक है, तो 4 श्रेणियों के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं आपके हिमालयन राज्य। ठीक है, यानी हिमालय जहां जहां लगा हुआ है, ठीक है, उन राज्यों को अलग एक श्रेणी में रखा गया है। दूसरा आपका तटीय राज्य। ठीक है, जितने भी राज्य जो है वो कोस्टल क्षेत्र में है, तटीय क्षेत्र में, उनको एक अलग श्रेणी प्रदान की गई। अगला है
भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड जो स्टेट्स हैं उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है, और एक है आपका यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को एक अलग श्रेणी प्रदान की गई है। ठीक, तो इन 4 क्षेत्रों में बांटा गया है निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को। ठीक, चलिए अगला पॉइंट बोल रहे हैं कि 4 पैमानों, कौन कौन से 4 पैमाने? नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन के अनुसार रैंकिंग जारी की गई है। बिल्कुल सही है। ठीक, इस रैंकिंग को जारी करने के लिए 4 बिंदुओं का सहारा लिया गया है, 4 पैमानों का सहारा लिया गया। वो कौन कौन से हैं? नीति, यानी उस राज्य की नीति कितनी सुगम है, कितनी सरल है नया उद्योग लगाने के लिए और वहां से जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक, व्यवसाय परितंत्र, वहां पर उपलब्धता क्या है, जो अधोसंरचनात्मक विकास है वो कैसा है। ठीक, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन, इन चारों बिंदुओं को ही आधार बनाकर ये जो रैंकिंग है उसको तैयार किया गया है। ठीक, अब अगला पॉइंट बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ 55.95% के साथ 8वें स्थान पर है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहां पर इन चारों श्रेणियों में अलग अलग रैंकिंग निकाली गई और फिर एक समेकित रूप से एक अलग से रैंकिंग निकाली गई है जिसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 8वां है, इसको याद रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ को भूमि से घिरे राज्यों में 5वें स्थान पर रखा गया। ये गलत है। ठीक, भूमि से घिरे राज्य यानी कि भू आवेष्टित राज्यों की श्रेणी में आता है छत्तीसगढ़। ठीक, तो वहां पर इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ जो है उसका रैंक क्या है? 4था है, न कि 5वां। ठीक, तो आपका कथन कौन कौन सा सही हो गया? ए, बी और सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंतर्गत क्या है कि ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसके अंतर्गत 4 श्रेणियों में राज्यों को बांट करके 4 पैमानों के आधार पर इनकी रैंकिंग निकाली गई। छत्तीसगढ़ की ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो वो है 8वां, और अगर लैंड लॉक्ड श्रेणी में छत्तीसगढ़ की रैंक बोले तो ये क्या है? 4th है। ठीक, हिमालय राज्यों में प्रथम कौन सा है? उत्तराखंड है। तटीय राज्यों में सबसे पहला गुजरात है और यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहला नंबर है दिल्ली का। ठीक है, पहला रैंक इन राज्यों ने प्राप्त किया। तो याद रखिएगा, ये चूंकि ये निर्यात सूचकांक जो है वो पहली बार प्रकाशित हुआ है तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पिछले प्रश्न जो कि ईपीआई से संबंधित था उसका इंग्लिश वर्जन है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, आपको इस एक तरफ प्रसंस्करण केंद्र दिया है और दूसरे तरफ जगह दिया है जहां पर वो स्थित है। ठीक, तो कोदोकुट की प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है? आपका कांकेर में। कांकेर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? सिंगार भाट। ठीक है, इस जगह पर इसको निर्मित किया गया है कोदोकुट की प्रसंस्करण केंद्र को। ठीक, लाख प्रसंस्करण कहां पर है? नवागांव भावगीर में। ठीक, मशरूम उत्पादन केंद्र ये कहां है? मर्दापोटी में। और हर्रा प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? इच्छापुर में। देखिए ये सारे जो जगह है, ये सारे जगह जो है वो कहां स्थित है? कांकेर जिले में स्थित हैं। ठीक, तो जगह वाइज आप एकदम जगह के नाम के साथ इसको याद कर लेंगे कि कौन सा प्रसंस्करण केंद्र किस गांव में स्थित है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहले का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा डी और चौथे का हो जाएगा ए। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बी सी डी ए। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मंत्री और उनके विभाग सुमेलित नहीं हैं। आपको पूछ रहा है कि कौन से मंत्री का नाम जो है उनसे संबंधित विभाग से सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पहला है गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? ताम्रध्वज साहू जी, बिल्कुल सही है। ठीक, वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, बिल्कुल सही है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, बिल्कुल सही है। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, बिल्कुल सही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, बिल्कुल सही है। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी, बिल्कुल सही है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी, बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि फलाना विभाग के मंत्री कौन है, या इस पैटर्न में आपको प्रश्न मिलता है कि मंत्री और उसके विभाग को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है कौन सा, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक, तो फिलहाल यहां पर
हमारे सारे विकल्प जो है वो सुमेलित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल और उनके विभाग। एकदम अच्छे से आप याद कर लेंगे भाई। ठीक, तो यह पिछले प्रश्न का इंग्लिश वर्जन, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2020 किस संस्थान को प्रदान किया गया है? डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2020 हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन विच इंस्टीट्यूट? आपके पास ऑप्शन में शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान धमतरी, बढ़ते कदम रायपुर, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भाटापारा या भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई। तो ये प्रश्न आपके लिए आज का ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2020 के नवीनतम प्राप्तकर्ता जो संस्था है वो कौन है? ठीक है, ये बेसिकली सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।